देवगढ़ नाम के एक गांव में दो किसान रहा करते थे। भीकू और पवन दोनों के खेत साथ साथ में ही थे और दोनों धान की खेती किया करते थे। दोनों के खेत एक समान और एक ही जैसे उपजाऊ थे। दोनों रोज सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत किया करते थे। मौसम की मार भी दोनों के खेतों को समान ही मिलती थी, इसीलिए धान बेचकर दोनों की एक बराबर ही कमाई होती थी। लेकिन दोनों को मिली हुई खुशी बहुत ही अलग थी। पवन को अपनी फसल बेचकर जो कुछ मिलता, उसमें वो बहुत खुश और संतुष्ट था। लेकिन भीकू बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट था। उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे। दोनों ने फिर से अगली फसल बोई। महीनों तक लगातार मेहनत भी की। वर्षा आई, धान के अंकुर फूटे और जल्द ही खेत लहराने लगे। ये देख पवन बहुत ही खुश था, लेकिन भीकू के मन में कुछ और ही दुविधा चल रही थी। क्या इस बार भी मुझे कम पैसा मिलेगा? मैं क्या करूं जिससे मुझे अच्छे पैसे मिले? मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। भीकू पैसों को बढ़ाने की सोच में जुड़ गया। एक शाम की बात है। भीकू अपने खेतों में चिंतित घूम रहा था। अब फसल कटने में ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। और तभी भीकू की नजर खेत में पड़े हुए कुछ पीले कंकरों पर पड़ी। भीकू ने उन्हें उठाया। ये तो बिल्कुल धान की तरह दिखता है। भीकू को ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता मिल गया। उसने वो कंकरों को इकट्ठा करके 3 बोरी भर ली थी। जल्द ही फसल की कटाई का समय आया और भीकू और पवन ने सारी फसल काट दी। हर बार दोनों साथ ही बोरियां भरते थे, लेकिन इस बार भीकू ने अपनी बोरियां नहीं भरी। वो रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि उसकी मिलावट कोई देख ना सके। रात होते ही भीकू ने धान और कंकर मिलाकर फिर 33 बोरियां भर लीं। अब पहली बार भीकू के पास पवन से ज्यादा अनाज की बोरियां थीं। ये देख भीकू बहुत खुश हुआ। दोनों अपनी अपनी बोरियां लेकर मंडी पहुँचे। वहाँ व्यापारी ने भीकू और पवन की बोरियां गिननी शुरू की। पवन भैया, आपकी हैं कुल 30 बोरियां। एक बोरी के 100 रुपए, तो 30 बोरियों के 3000 रुपए। ये लीजिए। और फिर व्यापारी ने भीकू की बोरियां गिननी शुरू की। भैया, आपकी हैं कुल 33 बोरियां, जिनका 100 रुपए के हिसाब से हुआ 3300 रुपए। भीकू ने खुशी खुशी व्यापारी से पैसे ले लिए। कुछ दिन बीत गए और दोबारा भीकू और पवन अपने अपने खेतों में अगली फसल की तैयारियों में जुड़ गए। तभी वो व्यापारी और उसके कुछ लोग बड़े गुस्से में लठ लेकर उन्हीं की ओर आ रहे थे। भीकू ये देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। व्यापारी ने बहुत गुस्से में भीकू से पूछा, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? तुम धान में कंकड़ मिलाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? तुम मूर्ख हो। इसे मिलावट करने का सबक सिखाना होगा। मारो इसे। व्यापारी के सेवकों ने भीकू की अच्छे से पिटाई की। भीकू को अपने लालच का फल मिल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से जो कमाई मिले उसी में खुश रहना चाहिए। और बच्चों, अगर कभी मन में लालच आए तो याद रखना कि लालच का वही हाल होता है जो भीकू का हुआ।
राजस्थान में एक खुशहाल गांव था, रायपुर। यहाँ सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, सिवाय एक आलसी किसान के। इस किसान का नाम था रूपा। रूपा की पुश्तैनी जमीन बहुत बड़ी और उपजाऊ थी, पर वहां कुछ नहीं उपजता क्योंकि रूपा कुछ बोता ही नहीं। वो रोज घर से खेत के लिए जरूर निकलता, पर खेत जाके सो जाता। रूपा की घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब रूपा की पत्नी लीला को घर संभालना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि घर का सारा धन धान्य समाप्त होने की कगार पे था। एक दिन लीला ने निश्चय कर लिया कि अब वो खुद रूपा के साथ खेत जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह रूपा खेत के लिए निकल ही रहा था कि लीला वहां पहुंच गई। आज से मैं भी आपके साथ खेत आऊंगी। रूपा को समझ आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दोनों खेत पहुंचे तो लीला खाली खेत देख के हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूपा दिन भर खेत में करता क्या है। उसने रूपा की तरफ गुस्से से देखा, फिर यहाँ वहां देखने लगी। लीला ने सोचा कि अब शायद उससे ही रूपा को मेहनत करना सिखाना पड़ेगा। और उसने रूपा के हाथ में एक कुदाल दी और खेत की तरफ इशारा किया। रूपा कुदाल चलाता और लीला बीज बोती। शाम होने तक वो दोनों मेहनत करते। अगले दिन यही सिलसिला चल रहा था। तब एक ऋषि मुनि वहां पहुंचे। ऋषि मुनि को देख लीला उनके लिए पानी लाई और रूपा ने उन्हें खाने के लिए अपनी चटनी रोटी परोसी। इस दंपति की सेवा से खुश होकर ऋषि मुनि बोले, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लीला रूपा की तरफ देखने लगी और तभी रूपा को कुछ सूझा। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी सहायता के लिए एक सहायक दीजिए जो हमारे सारे काम कर दे। लीला इस बात को सुनकर थोड़ी नाखुश नजर आई, पर वो चुप रही। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही, पर याद रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि ये सहायक हमेशा व्यस्त रहें। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत काम है। अगर आप हमें सहायक दे दे। तथास्तु। ऋषि ने जैसे ही कमंडल से जल छिड़का, एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रूपा और लीला थोड़े डर जाते हैं। ये सारा खेत बो दो, बीज उस बोरी में है। अब मैं चलता हूँ, याद रहे इसे हमेशा व्यस्त रखना। ऋषि मुनि को वहां से निकले अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि राक्षस लौट आया। खेत बो दिया है, मुझे काम दो मेरे मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतनी जल्दी? अब एक काम करो, वहाँ कुआं खोदने का काम अधूरा है, उसे पूरा कर दो। राक्षस वहां से गायब हो जाता है। ये आपने क्या बला मांग ली? ये तो आपको खा लेने की बात करता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये राक्षस मुझे सच में ना खा ले। ये इतनी जल्दी काम खत्म करके लौट आता है और फिर मुझे खाने की बात करता है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मेहनत कर लेता। अचानक लीला को एक युक्ति सूझी और वो राक्षस के लौटने की राह देखने लगी। अब जैसे ही राक्षस लौटा, इससे पहले कि वो बोलता, लीला बोली, हमारे गांव के बाहर एक कुत्ता बंधा है, मोती। जाओ और उसकी पूंछ सीधी करो। राक्षस वहां से गायब हो गया। शाम हो गई, राक्षस अभी तक लौटा नहीं। अब तक तो राक्षस ने मोती की पूंछ सीधी कर दी होगी ना? रूपा की बात सुनकर लीला हंसने लगी और बोली,
मेरे भोले भाले स्वामी, मैंने उसे कभी ना खत्म होने वाला काम दिया है और आज से आप मन लगा के काम करिए, वरना फिर ये राक्षस आपको खाने आ जाएगा। ये काम खत्म करके घर लौट आना, बहुत काम बाकी है। लीला की समझदारी से रूपा की जान बच गई और उसे ये भी समझ में आ गया कि आलस बुरी बला है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।